हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। अगर तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से आता है तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट तो बहुत ही इजी लगेगा। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे ग्राफ कैसा होता है, और प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है और वो कैसा दिखता है, किस किस पीस में किस तरीके से दिखता है फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखा था, और किसी भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे समझने के लिए हम बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के शुरू करते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर उठा लें, तो रियल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर। तो किसी भी नंबर फिर भी इंटीजर या नॉन इंटीजर में भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई एक इंटीजर है 5, तो उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, तो पूरा का पूरा वो इंटीग्रल ही होगा क्योंकि वो इंटीजर है, और जो बच जाता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट नाम दे देते हैं। वैसे अगर नॉन इंटीजर कोई उठा लें जैसे 4.2, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कितना है 4, और जो बचा कुछ है वो कितना हो जाता है 0.2, इसी को हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। वैसे नेगेटिव नंबर्स में मान लो ले लें जैसे -7, तो ये भी एक इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और ये बचा हुआ जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट। वैसे ही अगर -2.7 ले लें, तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलत किस में करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते समय ही गलत कर देंगे। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर गलत निकालोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट भी गलत करोगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा, तो आप अच्छे से रिकॉल कर लो, तो इसको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.3। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर x उठा लो, वो किन दो नंबर्स के समीशन से बना होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और जो बचा होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गई। तो इसमें ये जो है यही अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, और ये तो तुम्हें पता ही है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। अब अगर तुम्हें ये पता है तो फिर मैं तुमसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप उसकी वैल्यू बताने की कोशिश करो। हाँ, इसी को देखो, इसी को मैं कई सारे एंगल से लिख सकता हूँ। एक तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो अभी तो हम इसी एंगल से ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे आप खुद से सोचते जाओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 कितना होगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 कितना होगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 कितना होगा, 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.7 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.29। आई होप क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लो किसी को ये इसमें दिक्कत आ रही है कि -3.71 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तुम्हें मान लो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा, तो तुम इसको लिख सकते हो। मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3.71 में से आप माइनस करोगे किसके, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को, वो कितना है -4। तो यहाँ से बन जाएगा कितना, -3.71 + 4, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 0.29। तो छोटी मोटी अगर दिक्कत आ भी रही है तो ऐसे सोच सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए। अब मैं एक दो थोड़े ढंग के क्वेश्चन दूँ जो शायद ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -पाई, सपोज इस तरीके कुछ, क्या आंसर लिखोगे तुम? सब लोग अपने अपने मन से जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है उसके आंसर्स लिखो। शायद ऐसा ही सोचा हो।
पाई की वैल्यू को या तो 3.14 जैसा ले लें तो 0.14, या 22/7 ले लो तो 1/7, ऐसा सोचा होगा। शायद कुछ बच्चों ने ये भी सोचा हो कि पाई तो 3.14 समथिंग समथिंग होता है, तो उसको 14 ऐसे डॉट 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 ऐसे लिख दें, फिर ई जो होता है वो भी 2.71 ऐसा कुछ होता है, ऐसा लिख दें। तो क्या ये सही है? तो आंसर इनमें से कुछ भी सही नहीं, इनमें से कुछ भी सही नहीं है। रीज़न, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 थोड़े ना होती है, 14 समथिंग समथिंग होती है। तो भाई आप अगर किसी को बताने वाले हो, मुझे किसी एग्जैक्ट नंबर, मुझे किसी नंबर के बारे में बताना है किसी को, तो मैं उसको ऐसे बोल दूँ 14 डॉट 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 डॉट, तो मान जाएगा क्या कोई बंदा? वो बोलेगा भाई 14 के बाद क्या, 14 के बाद 12, 14 के बाद 128, कौन सा नंबर क्या? ऐसे बताना ये गलत है। ऐसा रिप्रेजेंट करना मतलब हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं ना कि हम एक इस नंबर की बात कर रहे हैं। तो जब आप बता ही नहीं पाओ ढंग से, सामने वाला कंफ्यूज रहे, तो वो सही तो होगा नहीं। वैसे ही कोई सोचे 22/7, भाई 22/7 तो होता ही नहीं है भाई, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाना चाहिए, अगर पहले नहीं पता तो अब जान लो। क्लास 10 तक 22/7 ले लिया जाता था ड्यू टू कैलकुलेशन, वहाँ पे लिखा होता था कि आप उसको पाई को 22/7 ले लो, कैलकुलेशन को कम करने के लिए ऐसा कर दिया जाता था। बट ये तो आप सोचो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो अगर पाई को 22/7 ले ले रहे हो। पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। 22/7 कैसा है? रैशनल नंबर। आप बोल रहे हो पाई एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि कोई एक लड़का है, उसको बोल दो कि तुम लड़की हो, या उसका नाम लड़की के नाम से पुकार दो, गुस्सा नहीं हो जाएगा वो? बिल्कुल हो। तो ये तो आपको अपराध अब करना ही नहीं है, ये बस 10th तक चलता था, क्लास 11th में आ गए तो अब पाई को 22/7 हम ले ही नहीं सकते। स्पेशली अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि भाई आप सॉल्व करो और पाई को 22/7 ले लो, अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर तो आप ले सकते हो। अदरवाइज कहीं पे 7 पाई है तो मैं उसको ऐसा नहीं हीरो बन करके तुरंत क्या कर दूं, 7 × 22/7 और काट करके लिख दूं 22 आ जाएगा, ऐसा कर भी मत देना। 7 पाई को 22 तुम अपने मन से लिख ही नहीं सकते, तो फिर कोई सोचेगा फिर क्या लिखेंगे, 7 पाई को 7 पाई लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, 7 पाई को एज इट इज छोड़ देंगे, ऑप्शंस में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि पाई की वैल्यू 22/7 तो होती ही नहीं थी, वो पहले भी नहीं होती थी, बस वहां पर आपको बोल दिया जाता था कि चलो कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप इसको पाई को 22/7 अज्यूम कर लो, लिख लो। बट अब ऐसा नहीं कर सकते हम। हाँ, गलती से किसी क्वेश्चन में लिख दिया तो मान लेंगे, ठीक है। जब सामने वाला जो हमसे पूछ रहा है वो खुद ही कह रहा है कि पाई को 22/7 ले करके सॉल्व करके बता दो कि वैल्यू नंबर्स के फॉर्म में कैसा दिख रहा है, तो फिर कर देंगे। अदरवाइज अपने मन से आप नहीं करोगे। तो कहानी है कि अगर ये सब काम नहीं कर सकते तो फिर बताएंगे कैसे, क्या बताऊं मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट? कुछ तो आंसर आएगा ही ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का अगर कुछ ना कुछ आंसर आएगा तो देखो कैसे आएगा। इसको करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला भी बताया मैंने कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से निकाल लेंगे। ये बताओ एक नंबर पाई है, उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करना है, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा, ये तो गारंटी थी ना, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि जो नंबर हमारा पाई होता है वो 3 to 4 के बीच में लाई करता है, बीच में होता है। तो एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इसको पुश करके लाके यहाँ पे रख देता है, यही तो करता था, याद होगा तुम्हें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो 3 ही होगा। तो बस हो गया, ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई। सिमिलर वे में अब तो समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई क्या लिखेंगे हम। तो आंसर है ई माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना है, 2। इन अ सिमिलर वे लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो आप -3 पॉइंट समथिंग नंबर है वो, तो ये रहा -3, ये रहा -4, इसके बीच में कहीं लाई करता होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -4। तो यहाँ पे माइनस और -4 करेंगे तो +4 बन जाएगा। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसा दिखेगा, देखो y = f(x) =
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो मैंने बताया कि ये बेसिकली होता क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस तरीके से हम यहाँ पे याद रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा दिखता है, तो ये रहा। तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, के ग्राफ के बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ये कैसा फंक्शन है। तो एक बार देखते हैं, मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था ना, तो इसका मतलब है कि यहां भी कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ऐसा। जरा देखते हैं, अगर x कैसा हो गया 0 to 1 के बीच में, x अगर 0 to 1 के बीच में हुआ, तब तो तुम्हें पता है, क्या पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये x जैसा दिखेगा अपने को। फिर अगर x कैसा है 1 से 2 के बीच में, तो फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कैसा दिख रहा होगा, तो x माइनस 1 के जैसा दिख रहा होगा। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि x अगर कैसा है 2 से 3 के बीच में, तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होगा, x माइनस 2 जैसा दिख रहा होगा। और पीछे अगर चलते जाएं, मान लो x अगर कैसा है अपना -1 से 0, उस केस में x प्लस 1 होगा अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिमिलर वे में x अगर -2 से -1 के बीच में हुआ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2। ऐसे डॉट 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 ऊपर चलते जाएगा। फिर नीचे देखें, नीचे भी चलते जाएगा। और अगर मैं मान लो एक जनरलाइज फॉर्म में लिखूं कि x बिलोंग्स टू, अगर i कोई इंटीजर से लेके i प्लस 1 तक जा रहा हो, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस, अगर कोई नंबर x i से लेके i प्लस 1 तक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो i ही होगा ना, तो यहाँ पे x माइनस i हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हर एक इंटीजर से लेके अगले इंटीजर तक ही वो एक अलग तरीके से दिख रहा है, फिर उसके जस्ट बाद अलग तरीके से दिख रहा है, फिर उसके बाद अलग तरीके से दिख रहा है। इसका क्या मीनिंग है, जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर जो क्वेश्चंस कराए थे वो यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मान लो 5.2, इन सब की वैल्यूज हम यहाँ से बता सकते हैं। आपको क्या सोचना होगा कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो नंबर है वो कैसा है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो मैंने देखा पहले वाले केस में पाई, पाई जो है एक कैसा नंबर है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से 4 के बीच में लाई करता है। तो वो कौन सी ब्रांच में लाई कर रहा होगा, तो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख देता हूँ। अगर 3 से 4 के बीच में होगा तो यहाँ x माइनस 3 आएगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे जो x इनपुट करा, x मतलब पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 3। सिमिलर वे में e देखें, तो ये बताओ e कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, e जो है वो हमारा 2 से 3 के बीच में लाई करता है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, e माइनस 2। माइनस पाई देखें, तो -3 से -4 से -3 के बीच में लाई करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e प्लस 4। 5.2 देखें, तो 5 से 6 के बीच में लाई करता है। यहाँ देखो मैंने बताया कि 5 से 6 के बीच में अगर लाई कर रहा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x कौन है 5.2 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 0.2। आ गई बात समझ में। तो ये अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये कितनी गहरी बात है जो मैंने बताई है। ये तुमको धीरे 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 जब और चैप्टर्स जब आप पढ़ोगे, बार बार जब फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, तब तुम्हारे आँख खुलेगी, तब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कितनी डेप्थ वाली बात है। अगर आपको ये आता है तो बहुत कुछ आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में बहुत कुछ आता है तुम्हें। ये बात अगर क्लियरली समझ में आ गई तो ठीक है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल जो भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो बहरूपिया होते हैं, रंग बदलते जा रहा है। जैसे अगर इन फ्यूचर हम कहीं पे भी कोई चीज़ पूछी जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो जो चीज़ इनपुट हो रही है हम तुरंत पूछेंगे कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, कौन से इंटीजर से कौन से इंटीजर के बीच में लाई करता है, और तुरंत उसके हिसाब से एक्शन लेंगे।
तो आपको जानना तो पड़ेगा कि इस इंटीजर से इस इंटीजर के बीच में अगर हमारा x अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो वहां पर हमारा फंक्शन कैसा दिखता होगा। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप आगे के प्रोसेसेस नहीं कर पाओगे। आई होप सबको कुछ हद तक आइडिया लग गया होगा। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो हुआ अंडरस्टैंडिंग कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा दिखता है। अब अगर तुम्हें ये आ गया समझ में तो ग्राफ तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ भी बहुत इजीली बन जाएगा अपना। आप देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमने जो नंबर इनपुट करा वो 0 से 1 के बीच में है तो आंसर कैसा आएगा, x आएगा। मतलब जो चीज इनपुट करोगे एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ जाएगा। मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स जैसा ग्राफ दिखेगा। तो ये ग्राफ तो अपने को पता है, पर y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे इन्फिनिटी जैसे दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में वहां तक जाता है। पर ऐसा होगा क्या, तो आंसर है नहीं। हमें इसमें से कुछ पार्ट निकाल के रखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 1 तक का। तो बस इतना पार्ट अपने को चाहिए इस ग्राफ का। ठीक है, तो दिखेगा कैसा, तो देखो हमारा 0 से 1 के बीच में ग्राफ ऐसा दिखेगा। जो इनपुट करो वही आउटपुट आएगा। पर जैसे ही आप 1 इनपुट करोगे, ध्यान से देखो, मैं 0.9999 तक इनपुट करूंगा तो उतना ही आंसर आएगा। बट जैसे ही 1 पुट कर दूंगा आउटपुट कैसा आ जाएगा, 0। आउटपुट कैसा आ जाएगा, 0। तो हमारा ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब 1 से आप फिर 1.1 1.9 ऐसे कुछ भी पुट करते जाओगे तो आउटपुट कैसे होते जाएगा। 1.1 पुट करोगे तो उसमें से 1 निकल जाएगा, बचेगा 0.1। 1.9 पुट करोगे तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 0.9। तो ऐसे करते करते फिर ये देखो ग्राफ अपने को दिख रहा है कि ये 1 वाली हाइट तक जाने की कोशिश कर रहा है। पर जैसे ही आप 2 पुट करोगे, जैसे ही आप 2 पुट करोगे ग्राफ फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा। फिर कोशिश, तो ये बहुत मेहनती ग्राफ है। हार नहीं मानता, हार मानता ही नहीं है ये। ऐसे बार बार कोशिश करता है 1 बनने की, बट वहां से कोई उसको धक्का दे देता है, ये नीचे गिर जाता है। फिर कोशिश करके पहुंचने की कोशिश करता है पर पहुंच नहीं पाता। इसकी थोड़ी किस्मत खराब है, कोई है उसके साथ जो धोखा करते जा रहा है। बेचारा कभी भी 1 बनने की कोशिश करता है पर बन नहीं पाता। पर कोशिश कभी छोड़ता नहीं है, पूरे टाइम 1 बनने की कोशिश करता रहता है ये। तो ये देख सकते हैं ग्राफ इस तरीके से बनता है, दोनों डायरेक्शन में ग्राफ इस तरीके से बनेगा अप टू इन्फिनिटी, दोनों डायरेक्शन में बनते जाएगा। अब अभी एक चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है। तो ये देखो 0 से 1 में x जैसा दिखता है, मतलब y इक्वल्स टू एक्स दिख रहा होगा। 1 से 2 में y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, 2 से 3 में y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ऐसे ही अलग अलग इंटरवल्स में हल्का सा अलग दिखते रहेगा। तो जब तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो ये बहुत क्लियरली तुम्हें दिख जाएगा कि ये सारी लाइंस के स्लोप सेम है। शायद तुमने 10th में पढ़ा भी हो, तुम्हें याद हो कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का जो ग्राफ होता है उसमें m जो होता है उसका स्लोप कहलाता है। और स्लोप मतलब इंक्लिनेशन होता है कि ग्राफ का स्लोप मतलब वो किस एंगल पे होंगे। तो जिन दो लाइनों का स्लोप सेम होता है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये तुम्हें अगर पता हो, नहीं पता होगा तो आगे जब पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन तो बहुत अच्छे से क्लियरली दिख ही जाएगा। अभी याद भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आ रहा है। तो ये सारी लाइंस देखो ध्यान से, कौन कौन सी हैं, y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, नीचे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। तो ये सारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, सबका स्लोप 1 है। स्लोप 1 मतलब tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 मतलब थीटा 45 डिग्री है। तो सारी की सारी लाइनें जो हैं वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती होंगी, 45 डिग्रीज, और सब की सब आपस में पैरेलल हैं। तो इजीली हम वो ग्राफ में देख भी सकते हैं। और फिर मैंने एक और चीज बताई कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स है, 1 से 2 में फंक्शन x माइनस 1 है, मतलब ग्राफ भी y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 जैसा दिख रहा होगा। तो चलो वहां पर अपन मार्क कर लेते हैं। तो ये वाली ब्रांच है y इक्वल्स टू एक्स, ये वाली ब्रांच है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये वाली ब्रांच है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ऐसे
ठीक है, तो ये रहा अपना ग्राफ। अब ग्राफ दोनों डायरेक्शन में अप टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज भी तो डिस्कस कर सकते हैं। देखो डोमेन देखें जरा इसका, तो डोमेन इस फंक्शन का ऑल रियल है। ऑल रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आप कुछ भी पुट करोगे, आप कुछ भी पुट करोगे, फंक्शन में इनपुट करने पे आउटपुट आना ही आना है। आप कुछ भी पुट करोगे आउटपुट आना ही आना है इस फंक्शन में, ठीक है। और रेंज की बात करी जाए तो रेंज मतलब होता है कि इस ग्राफ ने कौन कौन सी हाइट्स अचीव कर ली, कहाँ से कहाँ तक की हाइट्स अचीव करी। तो आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस के नीचे तो ग्राफ है ही नहीं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो आउटपुट आ ही नहीं सकता। और ये जो है 1 बनने की कोशिश करता है, मतलब y इक्वल्स टू 1 के ऊपर भी नहीं जा सकता, और इवन 1 भी नहीं बन पाता कभी। मैंने बताया ना कि ये कोशिश करता है पर बेचारा बन नहीं पाता। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हुई, तो यहां से यहां तक, ये देखो ये रेंज हुई, यहां से यहां तक कितनी, 0 to 1, 0 to 1। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज। डोमेन तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, फिर बस याद कर सकते हैं कि इसका पीरियड कितना है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये 0 से 1 जो लेंथ है उसी लेंथ का ग्राफ रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। जो सबसे छोटा लेंथ का ग्राफ जो रिपीट होता है वही उसका फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उसका डोमेन ऑल रियल होता है, रेंज 0 to 1, पीरियड 1। पीरियड ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में जान लेंगे। पर डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ में ये जो ब्रांचेज हैं, 0 से 1 में कौन सा फंक्शन होता है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा दिखता है, 1 से 2 में कैसा दिखता है, 2 से 3 में कैसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने को पता होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और उसके बाद तो फिर खूब ढेर सारे क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिला करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।